देखिए बच्चों, हम लोगों ने 11th के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ हम एक सरल रेखा में जो गति होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है। भाई हम गति पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग स्थिति पे आएंगे कि पोजीशन क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। पढ़ा होगा ना आपने दूरी विस्थापन, कुछ डिफरेंस होता है ना इनमें, कि दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। जब हम दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छे से जान लेंगे तब हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में, क्योंकि चाल और जो वेग है उसका संबंध दूरी विस्थापन से है। चाल जो होती है वो तो दूरी बटा समय होती है, जबकि जो वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और इसी से ही चाल एक अदिश राशि बन जाती है और वेग क्या हो जाता है, एक सदिश राशि। ठीक है, जब हमने चाल और वेग के बारे में जान लिया है तब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। अब तक तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा बस चाल और वेग। अब हम पढ़ेंगे कि चाल और वेग भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, फिर हम इनके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। जब चाल और वेग हम स्टडी कर लेंगे तो फिर आएगा त्वरण। भाई जहाँ वेग वहाँ त्वरण होता है ना। फिर हम त्वरण के बारे में स्टडी करेंगे, त्वरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। और जब हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, चाल, वेग, त्वरण, फिर हम आएंगे गति के समीकरण पे, जिन्हें शुद्ध गति की समीकरण भी कहा जाता है। सुना है आप लोगों ने, गति के 3 समीकरण थे। ठीक है, 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जहाँ से 3 समीकरण निकल के आई थी ना, हम वो स्टडी करेंगे। जब हम गति के समीकरण स्टडी कर लेंगे तो फिर उन पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, कि उनका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि आपेक्षिक वेग। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कि हम पहले जानेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं और निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, सरल रेखा में गति, यानी कि गति जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मोशन। क्या कहते हैं हम, मोशन। तो गति क्या होती है, गति का मतलब क्या होता है? भाई कोई वस्तु गति कर रही है तो आप लोग क्या कहते हो उसके बारे में नॉर्मली, कि समय के साथ में उसके क्या हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन हो रहा है ना। यही तो कहते हो कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही मोशन कहलाता है। और स्थिति में परिवर्तन यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए, सारी के सारी जो वस्तुएं होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान होती है। आपको भले ही लगता है कि वो स्थिर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी वो गतिमान हो सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है, सुना है ना। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, और एक दिन में अपना पूरा चक्कर लगाती है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति का मतलब क्या है, कि किसी वस्तु का एक सरल रेखा के अनुदिश चलना। ठीक है, केवल एक सरल रेखा के अनुदिश चलेगी, वो ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगी, ये कोई सरल रेखा थोड़ी हुई, ये तो एक क्या हो गया, कर्व हो गया। तो ये तो कोई सरल रेखा नहीं हुई ना। हम यहाँ पर इस चैप्टर में ओनली सरल रेखा वाली गति का अध्ययन करेंगे। ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे, बट होनी स्ट्रेट लाइन चाहिए, कहीं पे भी कर्व नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ओनली वही चीज़ें अध्ययन करेंगे जो सरल रेखा में गति को बताती हो। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल ये रहा, जैसे ये एक सरल रेखा में गति है, ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और टी, जहाँ टी तो है आपका सेकंड में, टी मतलब टाइम, और एक्स आपकी क्या है, इस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। तो ये गति कर रही है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही है। तो बताओ ये एक सरल रेखा में गति का डायग्राम हुआ नहीं हुआ, हुआ। सिमिलरली ये भी तो हुआ। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो एक चीज़ और बताता है जो हम आगे स्टडी करेंगे। जब हम लोग एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ पढ़ेंगे ना, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ,
वेग और समय के बीच का ग्राफ, तब आपको वहाँ पता चलेगा कि इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, इस ग्राफ का मतलब है कि वस्तु अभी विरामावस्था में है। अब कैसे है, क्यों है, वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, गति जो है उसकी जो अवधारणा है, यानी कि हमें गति की कंप्लीटली जानकारी लेनी है। तो आप जो भी वस्तु लेके चलो उसको एक बिंदु वस्तु मानकर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको बिंदु वस्तु मानकर लेके चलेंगे तो हमारे जो डेरिवेशंस है वो बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ हम जितनी भी वस्तुएं लेंगे उनको एक बिंदु वस्तु के रूप में निरूपित करेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ही आगे बढ़ना है। चलिए अब देखो, आते हैं हम हमारे निर्देशांक पे और निर्देश तंत्र पे। निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स। इंग्लिश वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। और निर्देश जो तंत्र होता है इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, दिख रहा है आपको, 3 कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम नजर आ रहा है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स का है या नहीं, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। नॉर्मली आप लोग तो ऐसे लेते हो ना, ये x होता है, ये y होता है, ये z, ऐसे लेते हो। आप कैसे भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है, हम उसको उस तरह से चूज़ करते हैं कि वो हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो जब हायर डेरिवेशंस किए जाते हैं तो नॉर्मली इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये x होता है, ये y होता है और z को इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। बाकी आप कैसे भी ले सकते हो, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है, किसी निकाय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। ये तो पता होगा आप लोगों को कि ये जो तीनों अक्ष है, x अक्ष, ये हुआ z अक्ष और ये हुआ y अक्ष। भाई हम 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, x, y और z, तो उनके रेस्पेक्ट में उनके एक्सिस क्या होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होंगे ना। अब देखिए x, y और z, ये तीनों जो एक्सिस होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते नहीं होते भाई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं होता, होता है ना। अब इस डायग्राम को देख के आप तो कहोगे कि भाई ये एंगल 90 डिग्री थोड़ी लग रहा है, तो एक्चुअल में ये डायग्राम 3D डायग्राम थोड़ी है। अब जैसे देखो मेरे पास 2 पेन है, तो ऐसे हो गया। अब इसको जेड को नीचे करूँगी तो बताओ 90 हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस तरह से डायग्राम में भले ही आपको नहीं लग रहा है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच का एंगल कितना होता है, तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है परस्पर, वो 90 डिग्री ही होता है। इसीलिए तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होते हैं। ओके, अब एक्स, वाई और जेड, और जो इनके रेस्पेक्ट में जो भी एक्सिस होते हैं उन्हें हम एक्स, वाई और जेड कहेंगे। अब देखिए तीनों अक्ष, तीनों जो अक्ष है कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, तीनों जो अक्ष है वो बताओ किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। अभी हमने जो डायग्राम बनाया ये था, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, तो बताओ ये तीनों एक किसी पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं ना। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि इस मूल बिंदु के ऊपर x की वैल्यू हो, चाहे y की वैल्यू हो और चाहे z की वैल्यू हो, तीनों ही क्या होती है, 0 0 0, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए मूल बिंदु के वो क्या हुए, 0 0 0 0 0 0। 3 बार क्यों लिखा, ये x का हुआ, ये y का हुआ और ये z का हुआ। ओके, ठीक है। अब देखिए मूल जो बिंदु होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे डिनोट करते हैं नॉर्मली, ओ से। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 0 0 0 का मतलब समझ में आ चुका है ना, कि इस बिंदु के ऊपर चाहे x कोऑर्डिनेट हो, चाहे y कोऑर्डिनेट हो और चाहे z कोऑर्डिनेट हो, तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। और देखो ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप लोगों ने एक ग्राफ देखा, ये x था और ये t था। अब यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो समय वाला आ गया
और एक x, यानी कि सिर्फ ओनली x। तो अब इस ओरिजिन के जो निर्देशांक होंगे वो भी 0 0 होंगे। लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या रट लेते हैं इस चीज़ को, वह सोचते हैं कि ये x और y, भाई 2 आए तो एक्स वाई, ठीक है, और 3 आए तो एक्स वाई जेड। लेकिन आप ये तो देखो कि अब की बार एक्स एक्सिस पे t है, तो ये t का कोऑर्डिनेट है कि यहाँ t बराबर 0 है। यहाँ y एक्सिस पे x है, तो ये x का कोऑर्डिनेट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग भी यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि हमने जो चीज़ जैसे पढ़ ली वो हमेशा वैसे ही चलेगी। अरे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड ले रहे हैं, इसलिए हमने ये एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स कहे कि यहाँ मूल बिंदु पे ये 0 0 0 है। लेकिन यहाँ पे हमारे ये बदल गए एक्सिस, अब की बार समय आ गया और पोजीशन आ गई। तो अब की बार ये समय और पोजीशन के होंगे, तो जो आप लेते हो कोऑर्डिनेट्स में वही निर्देशांक वहाँ होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, मूल बिंदु को हम एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं संदर्भ बिंदु, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। किसी वस्तु के निर्देशांक x, y और z उस निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को, यानी कि पोजीशन को निरूपित करते हैं। बताओ है सही है या नहीं? ये लाइन ये कह रही है कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है x, ये है y, ये है z। मैंने बताया ना, आप कैसे भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको इजी लगना चाहिए। अब देखो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए वो वस्तु है p। हमने बताया अभी हम यहाँ पे जो भी वस्तु लेके चलेंगे उसको कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु वस्तु मानकर। तो ये कोई वस्तु है p, इसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 और 5। तो बताओ इस डायग्राम को देखकर क्या आप वस्तु की स्थिति के बारे में बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि हमें पता है कि यह वस्तु एक्स अक्ष पे एक, यानी कि यहाँ कहीं एक होगा, यहाँ है, यानी कि एक्स अक्ष पे एक कदम चल रही है। नॉर्मली हम इसको ऐसे कहेंगे। वाई अक्ष पे कितना चल रही है? 2, तो ये रहा 2 कदम। और जेड अक्ष पे कितना चल रही है? 5, 1 2 3 4 5। तो बताओ, हम बता सकते हैं ना कि हमारी वस्तु कहाँ है। भाई एक्स अक्ष की तरफ अगर आप जा रहे हो तो 1 कदम जाइए, वाई अक्ष की तरफ जा रहे हो तो आपको 2 कदम जाना है, और अगर आप जेड अक्ष की तरफ जा रहे हो तो आपको 5 कदम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ ये इसकी स्थिति हुई नहीं हुई? इस वस्तु की ये स्थिति को बता रहे हैं या नहीं? तो ये लाइन समझ में आई? किसी वस्तु के जो निर्देशांक होते हैं उस निकाय के सापेक्ष। लेकिन ये सिर्फ इसी निकाय की बात है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और निकाय में चले गए तो वस्तु की पोजीशन यही रहेगी, हो सकता है चेंज हो जाए। उस निकाय के सापेक्ष वस्तु की पोजीशन को निरूपित करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बिल्कुल डायग्राम है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है। कोई बिंदु है P या कोई वस्तु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। कितने हैं? 2 3 और 5। तो बताओ अब आप इस P के कोऑर्डिनेट्स को देख के वस्तु के पोजीशन के बारे में कुछ कह सकते हो? ऑब्वियसली कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि x अक्ष पर क्या हो रहा है? x अक्ष के अनुदिश ये जो हमारा P बिंदु है वो कितने कदम चल रहा है? 2 कदम। y अक्ष के अनुदिश कितना चल रहा है? 3 कदम। और z अक्ष के अनुदिश 5 कदम। आया समझ में? और ये x y z ऐसे ही लेना है हमको, ठीक है। कभी कभी आपको वैसे दे देता है कि P x y z दे भी देता है कि निर्देशांक है 2 3 और 5, ठीक है। तो नॉर्मली हम x y z लेके चल सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसे दे देता है जैसे P x y और t दे दिया, तो फिर ये x का होगा पहला वाला, दूसरा वाला y का, तीसरा वाला t का। तो डिपेंड करता है कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा ले रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहा है कि ओनली पोजीशंस के रेस्पेक्ट में ले रहा है कि वेग के रेस्पेक्ट में ले रहा है। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ओके बच्चों, चलिए ये समझ में आ चुका कि कोई भी जो निर्देशांक होते हैं किसी भी पार्टिकल के, वो उसके पोजीशन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, यदि निर्देशांक निकाय में आपको क्या करना है, अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा वो ये था कि हमारा जो निर्देशांक निकाय था वो ऐसा था, ये x, ये y, ये z, और कोई बिंदु P थी जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए है 1 5 3 ऐसे हैं। यानी कि x अक्ष के अनुदिश 1 कदम चल रहा है, y के अनुदिश 5 कदम और z के अनुदिश 3 कदम। अब बताओ यहाँ पर आपने कहीं भी, केवल इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपने कहीं भी समय की बात करी क्या कि ये 1 सेकंड में इतना चल रहा है, 2 सेकंड में इतना चल रहा है,
3 में इतना चल रहा है। बताया आपने समय के बारे में यहाँ कहीं बात करी नहीं ना। लेकिन अगर आप समय के बारे में भी बात करो कि भाई ये 1 सेकंड के अंदर एक्स अक्ष के अनुदिश तो चला 1 कदम, वाई के अनुदिश चला 5 कदम और जेड के अनुदिश चला 3 कदम, यानी कि आप समय को भी इंक्लूड कर लो वहाँ पे। वहाँ एक क्लॉक रख दो इस निर्देश तंत्र में, यहाँ एक क्लॉक रख दीजिए। ये कोई क्लॉक है, ठीक है, जो समय मेजर कर रही है कि ये 1 सेकंड या 2 सेकंड में इतनी इतनी दूरी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जहाँ आपने समय की भी बात कर ली, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ कोई क्लॉक रख दी जो टाइम मेजर करेगी कि भाई ये इतने टाइम में इतनी दूरी चल रहा है। ओके गाइस, चलिए अब देखिए, किसी वस्तु के एक या एक से अधिक जो निर्देशांक होते हैं यदि समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। देखो, किसी भी वस्तु की मेनली 2 अवस्थाएं होती हैं। क्या? या तो वो गति करेगी या वो स्थिर रहेगी। ऐसा ही तो होता है कि या तो आप सो रहे होंगे या फिर आप चल रहे होंगे। जब आप सो रहे हो तो आप विरामावस्था में हो, जब आप चल रहे हो तो क्या हो? गतिशील अवस्था में हो। अब देखो, गतिशील अवस्था हम कैसे पहचाने कि भाई वो गति कर रहा है? तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसके एक या एक से अधिक, भाई हम नॉर्मली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो तीनों में से अगर किसी एक में भी चेंज आ रहा है या एक से ज़्यादा में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गतिशील है, ठीक है, उसमें मोशन हो रहा है। अब देखो कैसे, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है एक्स और टी के बीच का, यानी कि हमारे एक्सिस कौन कौन से है? एक टाइम वाला एक्सिस है और एक वस्तु का एक दिशा में एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये 10, 20, 30 सेकंड में दिए हुए हैं, ये 10, 20, 30 मीटर में दिए हुए हैं। अब कोई वस्तु ऐसे चल रही है। अब मुझे ऐसे बताओ कि ये वस्तु जो है उसका पोजीशन और टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखकर, अभी अभी आया था ये डायग्राम और मैंने इसके बारे में कुछ कहा था कि वस्तु विरामावस्था में है। अब क्यों है वो सीख लीजिए। अब बताओ, जब 10 सेकंड थे, पहले 0 की बात करते हैं। यहाँ का ये मूल बिंदु है इनका, तो यहाँ पर तो 0 0 होंगे। 0 से 10 सेकंड चली कोई वस्तु, ठीक है। जब 10 सेकंड घड़ी में टाइम हुआ, आपने घड़ी में टाइम नोट किया कि हाँ 10 सेकंड हो रहे हैं। 10 सेकंड पर आपने देखा कि वस्तु कहाँ है? 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 20 मीटर चल चुकी है। ओके, फिर आपने देखा कि अगले 10 सेकंड यानी कि 20 सेकंड हो गए, तब देखा तो तब भी वस्तु कितनी है? 20 मीटर की दूरी पर ही है। फिर टाइम हुआ 30 सेकंड, तब भी आपने देखा वस्तु कितनी दूरी पर है? 20 मीटर। बताओ, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन क्या वस्तु की दूरी बढ़ रही है? वो तो 20 पर है और 20 पर ही, शुरू में भी 20 पर थी और अभी भी कहाँ है? 20 पर ही है। तो बताओ, वस्तु गति कर रही है क्या? वो कोई दूरी तय ही नहीं कर रही। तो बताओ वस्तु कैसी कंडीशन में होगी? रेस्ट पर होगी, नहीं होगी? तो इस कंडीशन में वस्तु कैसी होगी? रेस्ट पे, यानी कि विरामावस्था में। उसमें टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के साथ में उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो जहाँ है वहीं ही है। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था, विरामा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामा अवस्था। जैसे आपका ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, अब ये तो चल नहीं सकता, लेकिन बच्चों की चलो एक टॉय कार देख लीजिए जो रिमोट से चलती है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? टॉय कार पड़ी हुई है, ठीक है, जब तक आप लोग उसको चला रहे नहीं हो वो अपने आप भी गति नहीं करेगी। आपने 10 सेकंड में देखा वो वहीं है, 20 सेकंड देखा तब भी वहीं है, 30 सेकंड में देखा तब भी वहीं है। इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पर है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको रिमोट से चलाना शुरू किया तो 10 सेकंड में वो कुछ दूरी पर जाएगी, 20 सेकंड बाद वो उससे थोड़ी आगे जाएगी, 30 सेकंड बाद और जाएगी, यानी कि वो मोशन करेगी ना। तो स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था समझ में आई आप लोगों को? चलिए, यदि वस्तु के निर्देशांकों में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु कैसे होती है? रेस्ट पे होती है। और यह है हमारा रेस्ट का डायग्राम कि भाई समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु के कोऑर्डिनेट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि इस डायग्राम को देख के बताइए आप क्या कहेंगे? ये स्थिर अवस्था का डायग्राम है या फिर
गतिशील अवस्था का। देखिए 0 0 पे 0 0 थे, 10 सेकंड के ऊपर वस्तु कहाँ चली, तो ऐसे तो मिलाते हो 10 मीटर चल चुकी है। जैसे ही 20 सेकंड हुए तो बताओ वस्तु कहाँ आ गई, वस्तु आ गई 20 मीटर, तो बताओ आगे बढ़ रही है। जैसे ही 30 सेकंड हुए तो अब वस्तु कहाँ आ गई, 30 मीटर, तो बताओ समय के साथ साथ वस्तु के कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं या नहीं, बदल रहे हैं भाई। मैं कहूँगी 20 सेकंड पे बताइए वस्तु कहाँ है, तो आप कहोगे 20 मीटर की दूरी पर है। 30 सेकंड पे बताइए कहाँ है, तो आप कहोगे 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये डायग्राम कैसी अवस्था को शो कर रहा है, गतिशील अवस्था को, यानी कि इसमें मोशन हो रहा है। जबकि ये डायग्राम कौन सा है, रेस्ट कंडीशन वाला। ओके चलिए अब देखिए निर्देश जो तंत्र है, हमने निर्देश तंत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। उनके चुनाव के आधार पर गति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब ये होती क्या है, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं एक विमीय गति, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं 1D मोशन। अगर आपको अब कहीं डेरिवेशन में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना 1D मोशन, तो आप समझ लेना 1 डायमेंशनल मोशन। ये डायमेंशनल है यानी कि एक विमीय गति। यदि कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष, अभी हमने 3 एक्सिस की बात करी, ठीक है, वैसे 3 ही एक्सिस नहीं होते हैं, ठीक है, हम और भी एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी अपन छोटे लेवल पर है तो हम 3 की बात करते हैं। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब आप वहाँ पे बहुत सारे एक्सिस लोगे। तो देखो यदि कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति कर रही है तो उस गति को हम क्या कहेंगे, 1D मोशन कहेंगे। यानी कि केवल उसके एक कोऑर्डिनेट में परिवर्तन होना चाहिए, बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे केवल x अक्ष के अनुदिशी गति करे कोई वस्तु, केवल y अक्ष के अनुदिशी करे और केवल z। भाई हम 3 एक्सिस ले रहे हैं, तो कोई बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 2 0 0। अब बताओ केवल इसके एक ही तो कोऑर्डिनेट पे परिवर्तन हो रहा है, बाकी के दूसरे y और जो z कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, एक विमीय यानी कि 1D मोशन। अब इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, सोचिए कि 1D मोशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एक धागा लीजिए, एक धागा है और उस पर कोई चींटी गति कर रही है, तो बताओ जैसे जैसे ये धागा है, लेट सपोज ये पेन आपका धागा है, यहाँ पर चींटी इसके ऊपर गति कर रही है, तो बताओ वो केवल एक ही अक्ष के अनुदिश तो गति कर रही है, क्या वो ऊपर जा रही है, क्या वो नीचे आ रही है, नहीं ना। तो केवल उसके एक ही कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति। तो कोई आपसे पूछे 1D मोशन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बता सकते हैं क्या, धागे पर चींटी की गति, या फिर ऊपर जैसे ये मार्कर है इसको मैंने नीचे छोड़ दिया तो ये ऊपर से नीचे अगर ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तब भी बताओ केवल इसके y कोऑर्डिनेट में तो परिवर्तन आया, इसके इधर जा रहा है ये, नहीं, इधर जा रहा है ये, नहीं, ऊर्ध्वाधर गिरना चाहिए। कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल सीधा ही गिरना चाहिए। तो ऐसी गति भी क्या कहलाती है, 1D मोशन। ओके चलिए अब बात करते हैं द्विविमीय गति, इसे शॉर्टकट में कहते हैं 2D मोशन। क्या कहेंगे बच्चों, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। अब देखो 2 डायमेंशनल आ गए, यानी कि अब की बार 2 कोऑर्डिनेट्स बदलने चाहिए। हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेके चल रहे हैं, उनमें से कोई 2 कोऑर्डिनेट्स बदलने चाहिए और एक कोऑर्डिनेट नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, 2D मोशन। यदि कोई वस्तु किन्हीं 2 अक्षों के सापेक्ष गतिमान है तो ऐसी गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। अब देखिए जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स है तो मान लो x और y में चेंज आ रहा है तो भी 2 डायमेंशनल हुई, x और z में आ रहा है तो भी 2 डायमेंशनल हुई, और y और z में आ जाए तो भी 2 डायमेंशनल हुई, ठीक है। मतलब 3 में से कोई 2 ही बदलने चाहिए, तीसरा नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। अब देखो इसका डायग्राम ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे x और y है, बताओ x और y दोनों बदल रहे हैं या नहीं। इस x पे y का मान ये, इस x पे y का मान ये, इस x के ऊपर y का मान ये, तो दोनों बदल रहे हैं। तो ऐसी गति क्या होगी,
टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल बताइए, कोई एग्जाम्पल जो आपको देख के लगता हो कि हाँ ये टू डायमेंशनल का हो सकता है, बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकता है। वृत्ताकार पथ पर गति, एक वृत्त है, देखा होगा ना वृत्त, तो सर्कल, मैथ्स में पढ़ते हो ना खूब, सर्कल ही सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे गति कर रहा है तो बताओ इसके दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा ना। तो ऐसी गति पे क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन। या फिर एक घुमावदार पटरी है, घुमावदार है, उस पर ट्रेन गति कर रही है, तो ट्रेन गति कर रही है, घुमावदार है, तो उसमें भी क्या होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, टू डायमेंशनल मोशन का। तो अब मैं बोलूँ कि बताइए त्रिविमीय गति क्या होगी, तो बता सकते हैं आप लोग। ऑब्वियसली अब तो समझ में आ गया होगा कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 3D इसको क्या कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में, 3D मोशन, यानी कि अब की बार तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। यानी कि यदि कोई वस्तु तीनों अक्ष x, y और z के सापेक्ष गतिमान हो तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, 3D मोशन। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल सोचिए, कोई एग्जाम्पल है आपके माइंड में कि हाँ ये एग्जाम्पल 3 डायमेंशन का हो सकता है। पतंग उड़ाने का शौक है आप लोगों को, होगा, नॉर्मली सबको होता है। तो पतंग की जो गति होती है बताओ वो 3 डायमेंशन होती है, नहीं होती है, होती है ना। उसके सारे कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है, चाहे x हो, चाहे y हो और चाहे z हो। तो पतंग की जो गति है वो कैसी होगी, 3 डायमेंशन। तो मच्छर की जो गति होती है वो भी कैसी होती है बच्चों, 3 डायमेंशन। भाई मच्छर जब उड़ता है या गति करता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन आता है ना। तो मच्छर की गति कैसी होती है, 3 डायमेंशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन क्या होती है और उनके लाइव एग्जाम्पल क्या होते हैं। लाइव से मतलब है कि जो आप देख सकते हो, आपको पता है, आप अपनी डेली लाइफ में उसको देख सकते हो। भाई आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मच्छर की गति कैसी है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या कुछ भी नहीं, तो आप क्या कहोगे, कौन सी है, त्रिविमीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है कि किसी भी वस्तु की गति, कि कोई भी जो वस्तु होती है उसकी जो गति होती है उसके चुने गए निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है। मतलब ये है कि आपने कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो पार्टिकल कैसे गति कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है और आप लोगों ने देखा भी होगा। क्या एग्जाम्पल है, आप लोग कार में बैठे होंगे, ठीक है। अब देखिए कार जो होती है, आप एक ड्राइवर है, कार चला रहा है, ठीक है, और आप बैठे हो, तो बताओ अगर मैं ये कहूँ कि आप जो अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है उससे ये पूछा जाए कि कार क्या कर रही है, तो उस बैठे हुए पर्सन के निर्देश तंत्र से अगर हम देखें तो वो जो कार है ना वो रेस्ट में होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपकी भी वही स्पीड है जो कार की है। तो बताओ जब स्पीड में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, आप उसके अंदर बैठ के गति कर रहे हो, तो आप भी सेम स्पीड से गति कर रहे हो जिस स्पीड से कार चल रही है, ऐसा ही तो होता है। तो उस कंडीशन में आपके रेस्पेक्ट में अगर कार की गति का हम वर्णन करें तो हम ये कहेंगे कि कार क्या है, विरामावस्था में, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है उस वक्त, सेम है। ऐसा तो नहीं है कि कार तो चल रही है 30 की स्पीड से और आप भाग रहे हो 50, ऐसा थोड़ी होगा। जो स्पीड आप कार की होगी वही क्या होगी, आपकी होगी। तो ऐसे निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में हमने देखा तो क्या हुआ, कार क्या है, रेस्ट पे। लेकिन मैं, जैसे मान लीजिए मैं सड़क के ऊपर खड़ी हुई हूँ और आप कार में गति कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे निर्देश तंत्र से देखोगे तो मैं ये कहूँगी कि ये कार गति कर रही है, क्योंकि कार जा रही है ना आगे। भाई मैं तो वहाँ खड़ी हुई हूँ बाहर और कार तो आगे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी कार क्या है, गतिशील है। यानी कि आप किस निर्देश तंत्र को लेकर आप गति का वर्णन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहा तो मेरे अकॉर्डिंग कार गतिशील है, लेकिन आप अगर कार में बैठे हो और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात की जाए तो कार क्या होगी, रेस्ट पर होगी। ओके, तो बस यही वो एग्जांपल है कि कोई कार गति कर रही है, ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो इस कंडीशन में कार क्या होगी, गतिशील अवस्था में। लेकिन ये कोई कार है, यहाँ आप अंदर बैठे हो तो आप कहोगे कि ये कार क्या है,
रेस्ट में है इसके रेस्पेक्ट में, तो आपने कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुना है वो डिपेंड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन होगी कि वस्तु गति कर रही है या फिर स्थिर अवस्था में है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की, कि धनात्मक निर्देशांक क्या होते हैं और ऋणात्मक क्या होते हैं। वैसे मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों को आती होगी ना। देखो, जैसे ये कोई मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु जैसे ये हमारा, मान लीजिए कोई एक्सिस है, ये मेरा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से आप इधर चलते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके इधर चलते हो तो नेगेटिव। यानी कि मूल बिंदु के बाईं ओर चलोगे तो क्या होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और मूल बिंदु के दाईं ओर चलते हो तो क्या होते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब बताओ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक्स एक्सिस भी दो एक्सिस में डिवाइड हुआ नहीं हुआ, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो लिखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे करते हो क्या कि इसको लिखते हो प्लस एक्स, इसको लिखते हो माइनस एक्स, इसको लिखते हो प्लस वाई, इसको माइनस वाई। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को ही तो बताता है। जब पढ़ते हो ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, करते हो ना, यहाँ से यहाँ गए तो ये बदला नहीं बदला जो भी है, तो वहाँ आप लोग ऐसे तो यूज़ करते हो। तो इस वाले कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इस पे वाई के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव होंगे, इस पे एक्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, और इस पे वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे ये रहा मूल बिंदु, तो इधर चले तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इसके इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और ये तो मेरा ओरिजिन है ही। ठीक है, तो किसी मूल बिंदु के बाईं ओर के निर्देशांक तो क्या होते हैं, नेगेटिव, और दाईं ओर के क्या होते हैं, पॉजिटिव। चलिए, धनात्मक जो निर्देशांक होते हैं उनको हमने बताया कि अगर पॉजिटिव है तो प्लस एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और नेगेटिव है तो माइनस एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। तो ये रहा ये डायग्राम। अब देखिए, जैसे ये एक डायग्राम है, कोई वस्तु है जो सरल रेखा में गति कर रही है। मैंने बताया ना कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यानी कि हम केवल एक सरल रेखा की गति की बात करेंगे। हम यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स नहीं लेंगे कि एक्स और वाई में चेंज हो रहा है, या तो ओनली एक्स में चेंज होगा, या ओनली वाई में, या ओनली जेड में ही। ठीक है, तो अब कोई वस्तु है वो ऐसे गति कर रही है। ठीक है, एक्स अक्ष पर इस प्रकार चुनते हैं कि गतिमान वस्तु पथ के क्या हो, समपाती हो। अब देखो, t बराबर 0 पर मैं बात करूँ तो वस्तु कहाँ है बताइए, हम समय के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। t बराबर 0 पर मान लीजिए वस्तु आपकी x बराबर 0 यानी कि मूल बिंदु पर है, और t बराबर t पर वस्तु मान लीजिए 3 पॉइंट्स पर है। t बराबर, जब t हो रहा है, t कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तब वस्तु पहले p पे गई, फिर q पे गई, और फिर r पे आ गई। ठीक है, वस्तु ऐसे गति कर रही है कि जैसे कोई वस्तु है पहले आगे गई, फिर पीछे गई, फिर वापस आगे आ गई। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि पी क्यू इनके निर्देशांक देखिए। इस डायग्राम से आपको बता रहा है कि पी बिंदु के निर्देशांक पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्यू बिंदु के निर्देशांक पॉजिटिव है या नेगेटिव, आर बिंदु के निर्देशांक पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखिए, ओरिजिन ये रहा, पी ये रहा -60, यानी कि पी बिंदु के निर्देशांक क्या कैसे हैं, नेगेटिव है। फिर आइए क्यू पे भी क्या है, नेगेटिव। फिर आर पे आइए, आर पर क्या है इसके निर्देशांक, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लोग आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे, विस्थापन जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो इस तरह से हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक निर्देशांकों के बारे में पता कर सकते हैं कि मूल बिंदु के दाईं ओर गए तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मूल बिंदु के बाईं ओर जाओगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, हम लोगों ने सरल रेखा में जो गति है उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि निर्देशांक क्या होते हैं, फिर निर्देश तंत्र के बारे में जाना, फिर हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति के बारे में जाना, उनके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे ना। फिर हम लोगों ने जाना कि ऋणात्मक और धनात्मक निर्देशांक क्या होते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में, बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा 9th-10th क्लास में, लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है,
क्या इनके मात्रक होते हैं, क्या विमाएँ होती है, कैसे हम इनको निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।